पहला स्टोर में आप सबका स्वागत है। बाजारों की खुलने की तैयारी अब बचे हैं 3 मिनट, लेकिन उससे पहले बता दूं कि एशियाई बाजारों की कमजोरी थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है, या यूं कहें कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी फिर से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। हालांकि अब भी निकई 100 अंक ऊपर है, लेकिन बाकी बाजारों को देखिए वो लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं और शंघाई 2% नीचे हो गया ये। और जरा हांगकांग भी देख लें एक बार, वहां क्या हाल है। हांगकांग में नुकसान तो था ही, लेकिन नुकसान अब 1.5% का 300 पॉइंट का। तो हांगकांग और चीन के बाजार थोड़े कमजोर होते दिख रहे हैं, मूड बिगाड़ने वाला काम है। चलिए निकई थोड़ी मदद करता हुआ दिख रहा है। चलिए हमारी ओपनिंग पे हम नजर तो रखेंगे, लेकिन एक सेक्टर जो आज कमजोर रह सकता है वो है ऑटो शेयरों का, क्योंकि क्रैश टेस्ट को लेकर जो खबरें आ रही है, हालांकि कंपनी की सफाई आ गई है तो महिंद्रा मारुति के लिए उतनी बुरी खबर तो नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स ये स्टॉक कल एडीआर में 3% नीचे जाकर बंद हुआ है। काफी चर्चाएं भी चल रही है हेमंत की शायद कोई डील वील होती दिखे यहाँ पर। उसको एक सेल जो टाटा स्टील को करनी है, टाटा मोटर्स में उनके पास काफी बड़ा हिस्सा है। उस लिहाज से क्या कहीं शॉर्ट करने का मौका दिखता है क्रिस सुब्रमण्यम साहब, टाटा मोटर्स में जब 3% नीचे एडीआर बंद हुआ हो तो? अनिल जी, आई थिंक कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट में रिकवरी दिखी है। टाटा मोटर में एक स्लगिशनेस देखने को मिली है, कल 390 के आसपास बंद हुआ है। तो मेरा मानना है कि नियर टर्म टारगेट कम से कम 375 380 यहाँ तक लुढ़कने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक आज की जो वीकनेस है, आई थिंक इस वीकनेस में टाटा मोटर एक गिरावट की पूरी तैयारी में है। आई थिंक उसका मौका डेफिनेटली हम उठा सकते हैं। ऑलराइट, तो इस स्टॉक पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, खासतौर पर बाजार खुलने के बाद देखना होगा कि ये शेयर किस तरह से आज प्रदर्शन दिखाता है। लेकिन आज जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें पीएनबी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तमाम ऐसे नंबर्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होंगे। ये बताइए क्रिस, पीएनबी नतीजों से पहले किसी तरह का ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? देखिए, इसमें पीएसयू बैंक्स में ऑलरेडी हमने काफी जबरदस्त वीकनेस देखी है, और अगर हम चार्ट की तरफ देखें और शॉर्ट्स की तरफ ध्यान दें तो आई थिंक डेफिनेटली एक अभी भी एक गिरावट है। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो मेरा मानना है कि शायद एक 70 तक रुक सकते हैं। और लेकिन नियर टर्म में जिनके पास पोजीशन नहीं है, आई थिंक नियर टर्म में आई थिंक शॉर्ट करना थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वीकनेस है और ऑलरेडी भारी भरकम शॉर्ट्स देखे तो हो सकता है अगर उम्मीद से बेहतर नतीजा बाई चांस कुछ आ जाए तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी आवे, बोल ले सकते हैं पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। लेकिन आई थिंक जिनके पास है, आई थिंक कम से कम 71 का एक टारगेट पकड़ के होल्ड ऑन कर सकते हैं। ओके, जिनके पास है होल्ड करें, नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। शॉर्ट करने के पहले थोड़ा ऊपर आने, नतीजों का दिन है, आज तो नीचे खुलेंगे तो फिर नीचे खुलने के बाद थोड़ा वेट कर लेने में समझदारी है। एक और स्टॉक है सरकारी बैंक आईओबी, उस पर भी थोड़ी देर में मैं राय लूंगा, खबर भी आपको बताऊंगा कि क्या है। लेकिन उससे पहले चूंकि बाजार खुलने की तैयारी में है इस वक्त, एक बार प्री ओपनिंग सेशन पर नजर रख लेते हैं। पहले तो रुपए की शुरुआत भी हमें देखनी कि आज किस तरह की करेंसी मार्केट में शुरुआत होती है। कल की क्लोजिंग एक बार आपको फटाफट बता दूं, रुपए की 66.87 66.87, ये तो रुपया 67 की तरफ बढ़ ही रहा है धीमे धीमे करके, रोज थोड़ा कमजोर हो रहा है। तो कल आप जो डिफेंसिव में थोड़ी खरीदारी देख रहे थे, आईटी फार्मा मजबूत है, थोड़ा तो करेंसी का इफेक्ट उन पर आ ही रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन की। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। शुरुआत कमजोरी के साथ होने के पूरे आसार हैं। 35 अंक 50 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी, लेकिन सेंसेक्स महज 3 अंक नीचे। निफ्टी में कमजोरी कहां से, उस पर डालिए नजर। टाटा मोटर्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि देखिए एडीआर तेजी से गिरा है और डील होने की संभावनाएं बताई जा रही है। 3% नीचे ये स्टॉक का प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक पर है, सेटल होने दीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे, टाटा स्टील 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक में नुकसान है 2% का, और एचडीएफसी भी 2% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में क्या कुछ मजबूत है क्या? जी हाँ, टेक महिंद्रा 2.5% मजबूत, रुपया खुल चुका है और 67 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रुपया 66.95 ये है लेवल इस वक्त रुपए का। तो 66.20 66.15 के आस पहुंचकर रुपए ने यू टर्न लिया है। हर रोज थोड़ा 4 दिनों से लगातार गिर रहा है। 4 दिनों 30-32 पैसे की कमजोरी देखी जा चुकी है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। तो करेंसी मार्केट से संकेत अच्छे नहीं है, थोड़ी कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक नुकसान वाला नेगेटिव फैक्टर थोड़ा सा अगर आप मानकर चलें तो चल सकते हैं। इस बीच मेटल्स, ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी के साथ क्या कहीं कोई कमजोरी का मौका दिख सकता है? और मैं राय आपसे लूंगा सुब्रमण्यम साहब, क्योंकि आपने मेटल स्टॉक अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक के तौर पर चुना है ऑप्शंस में। हिंडाल्को का पुट ऑप्शन खरीद के मंदी करेंगे आप?
जी, हिंडाल्को में अगर आप देखें तो आई थिंक 92, 93 के आसपास यहाँ पर एक शॉर्ट देखने को मिल रही है लास्ट 2-3 दिन से। और ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट में भले रिकवरी देखें, इसमें कहीं रिकवरी हम देख नहीं पाए। तो आई थिंक जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आते जाए, ये मेटल काउंटर खास करके हिंडाल्को में और वीकनेस देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 महीने में ये सब काउंटर्स ऑलरेडी काफी चल चुके। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मई महीने में एक मुनाफा वसूल एक्सपेक्टेड था, वही देख रहे हैं। तो आई थिंक एक 90 का पुट लेके चले, जो कल कुछ ₹2.50 के आसपास बंद हुआ था। एक 7 का टारगेट पकड़ के इस पे खरीदारी करें और एक स्टॉप लॉस ₹1 रख के चले। राइट, चलिए तो ये रहा हिंडाल्को पर। लेकिन नजर रखिएगा, आज जो 3 लिस्टेड सरकारी बैंक हैं, स्टेट बैंक के एसोसिएट्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, आज किस तरह से खुलते हैं। कल की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने के ये संकेत दे रहे हैं प्री ओपनिंग सेशंस में। और वोल्टास के शेयर को जिस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड किया है, इनके टारगेट बढ़ाए हैं, इसके चलते इस शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है आज। चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास और बाकी ब्रोकरेज हाउसेस क्या राय रख रहे हैं अलग अलग शेयरों पर, ये जानते हैं। नियति बताइए, क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस, कहां पर नजर है आज उनकी? बिल्कुल, वोल्टास पे सबसे पहले नजर है और बेहद अच्छे नंबर इन्होंने पेश किए हैं। उसके बाद तमाम ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड के कॉल्स दिए हैं। सिटी मेंटेन कर रहा है अपना बाय यानी निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस इनका 358 का था, जिसे अभी बढ़ा के ₹400 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 19% की तेजी यहां देखने को मिल सकती है। साथ साथ में अपना EPS का अनुमान भी अगले 2 साल के लिए 7 से 9% बढ़ा रहे हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है। क्रेडिट स्विस भी 345 का लक्ष्य इनका है। गोल्डमैन सैक्स निवेश करने की सलाह आपको दे रहा है। टारगेट प्राइस इनका 312 का था, जिसे अभी बढ़ा के ₹340 का कर रहे हैं। साथ साथ में अगले 2 साल यानी 17-18 की जो एबिटा अनुमान है, इन्होंने 13% और 15% बढ़ा दिए हैं। भारत फोर्स पर मेंटेन कर रहे हैं सारे ही सारे जितने ब्रोकरेज जिसे अंडरवेट यानी या फिर बिकवाली करने की सलाह। खराब नंबर्स के बाद CLSA बिकवाली करने की आपको सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है, 695 का था, अब इसे घटा के 675 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से 10% की और गिरावट यहां देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी ज्यादा सॉफ्ट था। कमजोर क्वार्टर के बाद इन्होंने अपना टारगेट प्राइस घटाया है। नोमुरा रिड्यूस यानी बिकवाली की सलाह दे रहा है। 636 का इनका टारगेट है। अगर फर्दर हेडवाइंस आते हैं तो और गिरावट आ सकती है। मौजूदा भाव से 15% की गिरावट ये यहां पे देख रहे हैं। मदरसन सुमी कल 8% चढ़ा अपने नतीजों के बाद, मगर आज ब्रोकरेजेस इसके वैल्यूएशंस को बहुत ज्यादा महंगा बता रहे हैं। तमाम ब्रोकरेजेस ने इसको रेटिंग यहां पे घटाई है। CLSA डाउनग्रेड कर रहा है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब इसे घटा करके सेल कर दी है। हालांकि इन्होंने टारगेट प्राइस अच्छे नतीजों के बाद 245 से बढ़ा करके 255 का कर दिया है। हालांकि ये भी 12% का एक डाउनसाइड ही है जो कि मौजूदा भाव है। JP मॉर्गन का न्यूट्रल का कॉल है, ₹250 का लक्ष्य इनका भी है। करंट लेवल से जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। न्यूट्रल का कॉल ये दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने मेंटेन की है। टारगेट प्राइस रिवाइज कर रहे हैं। 230 का था, जिसे बढ़ा करके अभी 240 का कर रहे हैं। स्टॉक काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है अपने ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले। साथ साथ में इनकी जो सब्सिडरी SMP की उसका जो पैट आया है यानी जो मुनाफा है वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, ऐसा मानना है क्रेडिट स्विस का। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिनके दम पर आज दिखेगा इन शेयरों पर एक्शन। शुक्रिया नीति, ये रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, बाजार इस बीच 80 अंक नीचे दिख रहे हैं सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 47 अंकों का नुकसान। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन अभी सेटल होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन आपके लिए मौके ट्रेडिंग के कहां हैं ये हम बताते हैं हर रोज आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में, जब हमारे 2 कैप्टन के बीच में खेला जाता है स्टॉक 2020 का महामुकाबला। आज कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जहां पर आपको मिल सकता है मुनाफा ट्रेडिंग के लिहाज से। आइए देख लेते हैं। नजर डाल लेते हैं मेरी टीम पे और आप देखिए इसमें खरीदारी और बिकवाली दोनों शेयर हैं। स्टेट बैंक खरीदारी करके चलिए, पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट है। वेस्टर्न इंजीनियरिंग में अच्छी खबर है, रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए खरीदारी। डॉल्फिन ऑफशोर ऑर्डर खबर के चलते खरीदारी। वोल्टास और इंडियन होटल्स 2 और शेयर खरीदारी के होंगे, लेकिन वोल्टा फ्री स्टॉक हमारा डिपेंडेबल स्टॉक है, इसमें खरीदारी की राय दे रहे हैं क्योंकि बड़े ऑर्डर की उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन एशियन पेंट्स, जेट एयरवेज और पंजाब नेशनल बैंक में बिकवाली करके चलिए, इनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं होगा। और फ्री के तौर पर रैमको एक और मॉनसून पिक है, खरीदारी करके चलिए। 10 का 10 शेयर आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें 3 सेल है और सभी बाय है। BF यूटिलिटी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है और NFL और ACC हमने इसलिए उतारा है क्योंकि मॉनसून एक के लिए फायदा, एक के लिए नुकसान लेके आ रहा है। गैब्रियल इंडिया पे आप नजर रखें क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छी इस बार आ सकते हैं। NBCC
की ऑर्डर बुक बढ़ सकती है, कैनरा बैंक उदय स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, और इसके अलावा वेदांता पे आप शॉर्ट करके चलें क्योंकि यहाँ पे आज फिर से मेटल के अंदर दबाव आ सकता है। फ्रीड के तौर पर जो हमने शेयर उतारा है महिंद्रा हॉलीडे, जिसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और क्रॉम्पटन को भी आपको शॉर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर भी दबाव बढ़ सकता है। कोल इंडिया को 1773 करोड़ की जो पेनल्टी हटी है उसका फायदा होगा। चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में कमाई करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन रेडिंगटन ये एक स्टॉक है जिसमें कल तेजी देखने को मिल रही थी इन्हीं खबरों के चलते कि टिम कुक जो एप्पल के सीईओ वो पहली बार भारत आ रहे हैं, और अब जो आने के साथ साथ उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं वो तो एप्पल का खुद का कंपनी ओन्ड स्टोर भारत में खोलना चाहते हैं। तो रेडिंगटन को क्यों फायदा होना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो रेडिंगटन बेच रहा है उनके प्रोडक्ट। लोगों को लगता है एप्पल कुछ भी हिंदुस्तान में करेगा तो रेडिंगटन को फायदा होगा। एक्चुअली तो खराब नेगेटिव है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कल का से पता नहीं, कल का चार्ट देख 115-17 रुपए तक गया, बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया तो नीचे आकर बंद हुआ। तो इसमें तेजी की तो कोई रीजन है ही नहीं। अब बेचना नहीं बेचना वो एक अलग बात है। तो एक बार चार्ट्स देखते हैं कि किस तरह के लग रहे हैं रेडिंगटन के। ये बताइए आशुतोष, रेडिंगटन के चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? इस समय 110 के आसपास ये खुल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। जी, मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है स्टॉक। खबर जरूर आई थी, बट मुझे लगता है कि अभी भी उस खबर में थोड़ा सा यही बना हुआ है कि एप्पल अपने स्टोर यहाँ पे खोलेगा, तो इससे इस स्टॉक को नुकसान ही होने वाला है। तो ऊपर की तरफ मैं समझता हूँ 117, 118 ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और नीचे की तरफ आई थिंक ये 102, 103 की रेंज में फिसल सकता है। भारत फोर्ज देखिए 2% गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। जिस तरह से CLSA, सिटी, क्रेडिट स्विस, नमूरा, इन सब ब्रोकरेज हाउसेज ने नतीजों के बाद अपने लक्ष्य घटाया है, आउटलुक घटाया है। ये भारत फोर्ज का स्टॉक आज आपकी नजर पे होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग होने की तरफ इशारा इस समय हो रहा है। बालाजी टेलीफिल्म्स के नंबर्स काफी कमजोर आए थे, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी 6-6.5% नीचे। ये शेयर भी खुलने के संकेत देता हुआ। और आपकी नजर होगी टाटा मोटर्स की DVR पर। बिल्कुल, और टाटा मोटर्स इस हिसाब से देखें तो 1.5% के आसपास के नुकसान के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन नेगेटिव साइड पर हो सकता है वो है IOB का QIP किया जा रहा है, और ये कल की क्लोजिंग प्राइस से 5% डिस्काउंट पर उसकी फ्लोर प्राइस रखी जा रही है। इंटरेस्टिंग बात है कि IOB में पैसा कौन डालेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग डालेंगे वो भी 5% डिस्काउंट पे पहले मार्केट में बेचेंगे, फिर नीचे 5% डिस्काउंट मिलेंगे। अगर किसी की मजबूरी है इंश्योरेंस कंपनियों की पैसा डालना सरकार बोलेगी तो डालना ही पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात एक और है मुझे दिख रही है, नतीजों के पहले पूंजी डलवा लेना ठीक है। हाँ। क्योंकि जो नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से आखिरी हफ्ते में IOB के, पिछली बार सबसे ज्यादा NPA इसी बैंक ने दिखाए थे। तो FNO से भी अब ये बाहर होने वाला है 1 जुलाई से। हाँ, तो ये अगली सीरीज आखिरी सीरीज है। हाँ। तो ये और यूको बैंक दोनों बाहर होने वाले हैं। तो अभी इस पर एक राय ले ली जाए, क्या बेच कर निकल जाए? और आज मौका है शॉर्ट करने का, बताएं सुब्रमण्यम साहब। आपका टारगेट तो 10 रुपए के नीचे का है ना इस पर। मतलब ये क्या कुछ भी भाव हो सकता है, क्योंकि अगर 15% 20% की रेंज में NPA आएंगे तो क्या होगा इस स्टॉक का? बताएं सर, आपकी क्या राय है IOB पर, सुब्रमण्यम साहब? जी, आई थिंक शॉर्ट शायद मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वापस यहाँ पर अगर आप देखें तो 29 के आसपास भी एक, और वैसे भी ये वायदे कारब से बार आ रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी शॉर्ट जबरदस्त है। तो ऑब्वियसली अभी भी एक सीरीज बाकी है, फिर भी यहाँ पे शायद नियर टर्म में एक वीकनेस 27 तक आ सकता है, लेकिन जो भी गैप डाउन की उम्मीद कर रहे हैं आज, तो उस लिहाज से आई थिंक शॉर्ट ना करें तो वो बेहतर रहेगा। और यूको बैंक आई थिंक उसमें भी आई थिंक कोई खास ट्रेड फिलहाल मुझे दिखने रहा है। ओके, इसके अलावा आप नजर डालिए आज ICICI बैंक अन्य दबाव के साथ खुल सकता है। इन्फोसिस हालांकि रुपया कमजोर हो रहा है, लेकिन इन्फोसिस में थोड़ी गिरावट के साथ आज खुलने के संकेत मिल रहे हैं। HDFC बैंक ये है स्टार ऑफ द मंथ, साफ तौर पर एक महीने का अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। 12-13% तक की HDFC की बात हम कर रहे हैं, HDFC में 12-13% तक की तेजी देखने को मिली है एक महीने में। ये बताइए चोपड़ा साहब, HDFC अच्छी रैली दिखा चुका है, आगे और अच्छी तेजी दिखा सकता है क्या? खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, मुझे लगता है हेमंत, इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा मूवमेंट होना चाहिए। HDFC बैंक नो डाउट एक दिग्गज है, और मुझे लगता है कि ये स्लो मूविंग काउंटर है, धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं दिखते हैं।
बट आई थिंक द स्टॉक शुड डू गुड. उसके अलावा देयर आर कंपनीज लाइक कैपिटल फर्स्ट, देयर आर कंपनीज लाइक DHFL, देयर आर कंपनीज जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है, GIC हाउसिंग फाइनेंस है, कैनफिन होम्स है. अगर आप कैनफिन होम्स के चार्ट्स देखें, बहुत शानदार अप मूव दिखाया है स्टॉक ने. तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज शुड डू गुड. जैसे ही रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा थोड़ा खुल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को सभी को फायदा पहुंचेगा. HDFC नो डाउट इज माई वन ऑफ द बेस्ट पिक्स वी हैव. तो यहाँ पर कैनफिन होम से एक और स्टॉक बायोकॉन. आशुतोष, क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट करने का मौका बन सकता है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि एक और कोई जेवी में इनकी दिक्कत आती हुई दिख रही है, जहां से इन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है. इंसुलिन की जो दवाई ये बनाते हैं, वहां शायद इन्हें जो वन टाइम माइलस्टोन पेमेंट मिलना था वो नहीं मिलेगा. सेकंड एग्जिट शायद बायोकॉन से किसी जेवी का होता हुआ दिख रहा है. क्या कहीं कोई शॉर्ट करने के मौके हैं इस काउंटर पर? क्योंकि आज ये कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार दिखा रहा है. बायोकॉन पर क्या राय रखते हैं आप चार्ट्स के लिहाज से? जी बिल्कुल, ऊपर की तरफ भी हमने देखा है 625 से 627 ये वाली रेंज पार नहीं कर पा रहा है ये, और अपर हैंड पे ही ट्रेड कर रहा है. तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक 627 का स्टॉप लॉस लगा के जरूर सेलिंग की जा सकती है, और नीचे की तरफ 609 तक के टारगेट रहेंगे 1 से 2 दिनों में ही. टाटा मेटालिक्स आज फिर से सर्किट लगने की तैयारी हो रही है. यहाँ पर विजय कह रहे थे कि इसको खरीदना चाहिए, लेकिन लगता है मौका ही ना मिले. 20% का अपर सर्किट टाटा मेटालिक्स पर दूसरे दिन लगातार लगता हुआ दिख सकता है. तो एक रिलीफ की खबर जो आई है कि टाटा स्टील के साथ इनका विलय नहीं होगा. आज ये शेयर मजबूती के साथ खुलेगा, तो देखना होगा. टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनियां भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, टाटा स्पॉन्ज जैसी, जहां पर कल एक एक्शन देखने को मिला था. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में 5% तक की तेजी, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर 3% मजबूती के साथ खुलता हुआ. महिंद्रा हॉलिडेज के नंबर अच्छा है, ये शेयर भी करीब 2.25% मजबूती के साथ खुलने के इस समय संकेत दे रहा है. गुजरात गैस ने भी अच्छे नंबर पेश किए, यहां पर भी तेजी के साथ ही खुलने के संकेत है. और SBI में कुछ बहुत बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है. आप देखिए प्री ओपनिंग सेशन में फ्लैट खुलने के संकेत SBI भी इस समय देता हुआ नजर आ रहा है. हालांकि PNB में गिरावट 1.5% की दिख रही है. आज इसके नतीजे आने वाले हैं. बिल्कुल. तो ये है इस वक्त शुरुआती कारोबार का रुझान. 100 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 44 अंकों का. तो हेमंत, 7,850 का पहला टारगेट वहां पर खुल रहा है निफ्टी, तो वहां से और गिरता है या यहां पर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता है? तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बाजार वन साइड मूव दिखाएंगे इसकी संभावनाएं तो कम है. चलिए नतीजे के दम पर कहां एक्शन दिखेगा वो बता दूं. बालाजी टीली 6% नीचे खुलेगा. ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ये 4% नीचे खुलेगा नंबर्स के बाद, और मजबूत खुलेगा OCL इंडिया. ये स्टॉक भी हम आपको बाद में थोड़ी देर में बताएंगे. वेस्कॉन इंजीनियरिंग आज वी लेटर वाले शेयरों के लिए अच्छा दिन है लगता है. वोल्टास 4% ऊपर, वेस्कॉन 6% ऊपर. गुजरात गैस जैसा आप कह रहे थे कि अच्छे नंबर्स आए हैं, 2% मजबूत खुलने की संभावना यहाँ पर आज फिर से दिख रही. तो ये तमाम शेयर हैं जो एक्शन में आज दिख रहे हैं शुरुआती कारोबार में. यूनाइटेड बैंक जो हेमंत कह रहे थे कि नंबर्स बड़े खराब हैं, 2% नीचे खुलने की संभावना यूनाइटेड बैंक में दिख रही है. मोल्ड टेक ये एक और स्टॉक है जो 16% नीचे खुलने की संभावना. कमजोर नंबर्स, खराब नंबर्स हैं यहाँ पर भी. महिंद्रा हॉलीडेज अच्छे नंबर्स पेश किए, 2-2.25% ये स्टॉक ऊपर दिख रहा है इस वक्त. गोल्डन टोबैको ये 20% ऊपर दिख रहा है. ऐसा क्या हो गया है 20% ऊपर? खबर तो मैं कभी नेगेटिव पढ़ रहा था इसके लिए, गोल्डन टोबैको के लिए. जहां तक मेरा अंदाजा था, IT डिपार्टमेंट ने यहाँ पर 51 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है BAFR में. ये खबर पॉजिटिव कैसे हुई पता नहीं. 20% ऊपर दिख रहा है गोल्डन टोबैको. चलिए हम तो शुरुआत करते हैं. बाजारों की शुरुआत हो चुकी है. 125 अंक नीचे है सेंसेक्स. निफ्टी पर नुकसान 47 अंकों का. 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में होता हुआ दिख रहा है. 250 अंक फिसल चुका है सेंसेक्स. तो जबरदस्त कमजोरी के साथ शुरुआत की है. अब 190 अंक नीचे सेंसेक्स है और 58 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है. तो ये है बाजार का शुरुआती कारोबार का रुझान, बेहद कमजोर. इस वक्त मारुति 2% नीचे, टाटा मोटर्स 1% नीचे और ICICI बैंक 1.5% नीचे खुलता हुआ नजर आ रहा है. तो ये स्टॉक्स है ऑटो शेयरों से दबाव बनता हुआ दिख रहा है. सबसे ज्यादा कट मारुति में आता हुआ नजर आ रहा है. ICICI बैंक 1% नीचे और BOB में भी नुकसान 1% का. BPCL ONGC जैसे थोड़े से ये शेयर हैं जो मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं. बाजार 200 अंक नीचे हो चुका है सेंसेक्स पर और नुकसान निफ्टी पर 60 अंकों का. आइए वोल्टास 4% की गेंस के साथ टॉप गेनर. BML 3% ऊपर. टाटा कम्युनिकेशन आज नंबर्स के पहले 1.5% मजबूत है. BPCL में 0.5% का इजाफा. कमजोर क्या है? रियल एस्टेट टॉप 3 लूजर.
यूनिटेक, आईबुल, डीएलएफ, ये तीनों ही सबसे ज्यादा कमजोर रियल एस्टेट शेयरों पर दबाव है आज के सेशन में। मारुति 2% नीचे, यूपीएल में 2% का नुकसान आता हुआ दिख रहा है। छोटे बैंक कमजोर होते दिख रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, आईओबी जो हम बात कर रहे थे, देखिए 1.5% नीचे खुला है। पीएनबी, एसबीआई, तमाम शेयर ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन की। तो नुकसान के साथ शुरुआत की इन सब शेयरों में। टाटा मोटर्स अब 1% नीचे है इस वक्त और महिंद्रा 1.25% नीचे। तो ऑटो शेयरों से दबाव है, सरकारी बैंकों से दबाव है। बिल्कुल, और ऑयल एंड गैस स्पेस आज भी संभालने का काम कर रहा है। ओएनजीसी जो कल का स्टार परफॉर्मर था, आज मजबूती के साथ खुला है। आईजीएल में तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल इंडिया देखिए मजबूत है। एचपीसीएल में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ऑयल एंड गैस स्पेस आज बाजार को संभालने का काम कर रही है, लेकिन ऑटो शेयरों के लिए थोड़ा सा कमजोरी भरा दिन दिख रहा है। मारुति जैसे शेयरों में देखिए 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। मदरसन सुन्नी भी करीब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। कल एक अच्छी रैली नतीजों के बाद यहां पर देखी जा चुकी है और भारत फोर्ज को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो ब्रोकरेज हाउसेज के ऊपर नेगेटिव हुए हैं, खासतौर पर सीएलएसए, सिटी, क्रेडिट स्विस, नमूरा ने जो को डर है कि इनका कहीं जो आगे का गाइडेंस है वो ना घटा दिया जाए। और गुजरात गैस जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने नंबर्स अच्छे पेश किए हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अब 7% कमजोर है। बालाजी टेलीफिल्म्स भी कमजोर नंबर्स के बाद 6% की गिरावट दिखा रहा है। और आप देखिए मदरसन सुन्नी के अलावा हीरो मोटोकॉर्प तो ऑटो ओवरऑल देखिए, ये आप कह भी रहे थे सुबह, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये तमाम, मारुति, पूरा का पूरा पैक इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एसोसिएट बैंक्स देखिए, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 8% मजबूत है। स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर में 5% तक की तेजी और एसबीबीजे में भी कल की रैली आज बरकरार है। 3-3.5% की मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। टाटा मेटालिक्स में हम आपको कह रहे थे खुलते ही अपर सर्किट लग सकता है, वैसा हुआ भी है। टाटा स्पॉन्ज भी आज मजबूती के साथ माफ कीजिएगा ट्रेड कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर अब नजर होगी, इसके नतीजे आ जाने वाले हैं। 2% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त का शुरुआती रुझान। अब एसबीआई कमजोर होता दिख रहा है इस वक्त, थोड़े नुकसान के साथ कारोबार इस वक्त आप देखेंगे। अब 1% नीचे आता हुआ दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में ऊपर हरे निशान में नजर आ रहा था, तो अब थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। नतीजों वाले शेयरों पर नजर रख लीजिए और 20% का नुकसान मोल्ड टेक में। अब लोअर सर्किट लगने की तैयारी मोल्ड टेक, MOLD TE के ये शेयर जो अब 19%, जी हाँ आपके सामने देखिए, लगभग 20% नीचे। बालाजी टेली 6% नीचे है, जैसा आप बता रहे थे। यूनाइटेड बैंक भी घुस गया है, 6% नीचे। और OCL इंडिया, जी तमाम सीमेंट कंपनी के नतीजे बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। जिसको पहले लक्ष्मी के आने वाले, हाँ, जिसको पहले हम उड़ीसा सीमेंट के नाम से जानते थे, OCL इंडिया, ये देखिए 12% का बड़ा उछाल दिखा रहा है। मैजेस्टिक ऑटो 5% ऊपर है। तो नतीजों के दम पर बढ़िया एक्शन है इस वक्त। साफ तौर पर सिंडिकेट बैंक अब टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल होता है, 2.5% नीचे। अनिल, अब आप देखिए कल के डेज हाई से 150 पॉइंट की तो कल ही गिरावट देखी जा चुकी थी सेंसेक्स में, और करीब 200 पॉइंट की अभी गिरावट देखी जा चुकी है। अब यहां पर निफ्टी पर क्या ट्रेड लेना चाहिए, कैसे अप्रोच करेंगे? आराम से वेट करें थोड़ी देर, क्या जल्दी है। जो वागिल साहब भी शुरुआत में कह रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा 7,800 के जितना नजदीक आए वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो 7,800, 7,820-25 वो शायद रेंज होगी, यहाँ पर थोड़ी लोग शॉर्ट कवर करेंगे, थोड़ी खरीदारी करेंगे। और बैंक निफ्टी भी देखिए बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पर आ गया है, 16,600। तो यहाँ पर भी 16,600, 16,500 की रेंज, जहाँ पर आपको थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो अच्छा है, गैप से खुले तो कम से कम ट्रेडर्स के लिए एक मौका बनता है कॉन्ट्रा कॉल लेने का। लेकिन कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए हिम्मत भी चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी। चलिए, तो आप देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। ओएनजीसी अब और थोड़ा सा मजबूत होता हुआ, केन इंडिया भी तेजी दिखा रहा है। जिस तरह से कच्चे तेल ने अच्छी तेजी दिखाई है 3 दिन लगातार, आप देखिए बढ़ा है, 7 महीने के हाईएस्ट पर आ गया है। तो ओएनजीसी, केन इंडिया, ये 2 साफ तौर पर आउट परफॉर्मर्स नजर आ रहे हैं। और इसी पर एक राय लेना चाहता हूं, क्रिस, तेजी करना चाहते हैं क्या कमजोर बाजार में ऑयल एंड गैस स्पेस? क्या एक सेफ बेट लग रही है आपको? आई थिंक ऑयल एंड गैस में नॉट ओनली केन और ओएनजीसी ऑफ कोर्स कल की तेजी आज भी जारी है। आईटी में आई थिंक यहाँ पर स्पेस, अगर आप देखो तो लास्ट 4-5 दिन में आईटी में हमने एक बॉटमिंग आउट फेज देख रहे हैं। और इस लिहाज से आई थिंक HCL टेक, जो इसमें ऑलरेडी भारी भरकम गिरावट देखी है मार्केट में, बिल्कुल जहां परफॉर्मेंस थी इस पे परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं देखे। मेरा मानना है कि जैसे जैसे यहाँ पर आई थिंक एक्सपायरी आएगी, यहाँ पर एक रिकवरी आने की संभावना है। तो आई थिंक 750, 755 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। तो आईटी और ऑयल एंड गैस में ऑब्वियसली अपस्ट्रीम कंपनीज में डेफिनेटली एक तेजी का अभी भी मौका है। ओके, तो यहाँ पर तेजी का मौका है। लेकिन तेजी का मौका अगर किसी एक स्टॉक में सबसे ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं तो वो है वोल्टास।
2.25% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 6% का इजाफा है। आशुतोष, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या इन लेवल पर खरीदना सेफ है या फिर 350 के ऊपर निकले तभी मौका बनाएं? क्योंकि कल भी इन्हीं लेवल तक पहुंचा था और आज भी हाई लगभग 350 के आसपास का ही दिख रहा है एफएनओ में। जी बिल्कुल अनिल जी, यही एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा 4-5 रुपए का। तो मुझे लगता है यहाँ वेट एंड वॉच किया जा सकता है और अगर कोई कॉन्ट्रा कॉल लेनी है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल 350 के स्टॉप लॉस के साथ ली जा सकती है। नीचे की तरफ 325 ये टारगेट रहेगा। HPCL, BPCL, IOC देखिए 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ IGL में भी तेजी देखने को मिल रही है। संदीप आगले हमारे एक्सपर्ट आपको कह रहे थे उनकी आज की टॉप पिक है IGL, करीब 1% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय कारोबार करता है। ज्वेलरी कंपनियों में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। PC ज्वेलर्स, टाइटन, ये दो FNO वाले शेयर हैं जो ज्वेलरी सेगमेंट के हैं। यहाँ पर हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, वो भी ऐसे बाजार में जहाँ 200 पॉइंट की गिरावट है। एक बार TBZ और दूसरे शेयरों पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये पैक आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आप देखिए TBZ में हालांकि इतनी अच्छी तेजी आज नहीं देखने को मिल रही है। ICICI बैंक 1.25% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और HDFC बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज बड़ा जो गिरावट की वजह है वो आप देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिली है वहीं से मायूसी हाथ लगी है। और आप देखिए एक बढ़ने वाले शेयर के सामने इस समय करीब 2 गिरने वाले शेयर हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी गिरने वाले शेयरों के फेवर में ही नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी को आशुतोष इस समय किस तरह से अप्रोच करेंगे? क्या गिरावट और गहरा सकती है दिन के दौरान या फिर आपको लगता है कि जितनी होनी थी हो चुकी? जी हेमंत जी, मुझे लगता है थोड़ी सी और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। मैं समझता हूँ कि एक बार 16,500 ये लेवल रहेगा जो बैंक निफ्टी टच करेगी आज के दिन में। और कुछ भी यहाँ पे उछाल मिले तो बेटर रहेगा यहाँ पे सेलिंग की जाए बैंक निफ्टी में। और ऊपर की तरफ 750 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। इवन निफ्टी में भी मैं समझता हूँ कि कोई भी यहाँ पे उछाल मिले तो बिकवाली की जा सकती है। निफ्टी में भी उछाल में बिकवाली करें और बैंक निफ्टी में भी उछाल में बिकवाली करें, लेकिन बड़ा सवाल है कि उछाल जब आती है, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। कल 7,900 के आसपास बहुत कम लोग थे 7,925 पे, जहां पर उनकी बिकवाली का मन बना होगा, क्योंकि लोगों को कल तो यही लग रहा था कि 7,900 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाएगी तो क्या करें। तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खोल लिया वही पैसा बना पा रहे हैं। बिल्कुल। और इस समय अनिल आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ मैसूर अब 14% ऊपर हो गया है। ट्रेवनकोर 8.5% ऊपर। तो SBI के तीनों जो एसोसिएट कंपनियां हैं जिनका विलय होने की बात हो रही है वो तीनों मजबूत हैं। ये बताइए, एक बार फिर से पूछते हैं, चार्ट्स पर कुछ अच्छा लग रहा है? आशुतोष, कहीं पे मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है क्या? दूसरे दिन लगातार तेजी आई थिंक SBBJ में किया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि और भी उछाल देखने को मिल सकता है। 515 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल्स पे अगर प्ले करना हो तो 515 पे एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ मैं समझता हूँ 540-45 ये एक ऊपर का टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है इस स्टॉक में। ओके। लेकिन ये सब स्टॉक जो आप मजबूत बता रहे हैं, मैं तो एक स्टॉक ही देख रहा हूँ जहां पर जबरदस्त मजबूती पिछले 4 दिनों से, मंगलम टिम्बर। ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा जब से हेमंत ने इसको फ्री हिट में शामिल किया था। जब वो खबर आई थी कि ये तमाम जो प्लाई कंपनियां हैं इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है, एंटी डंपिंग भी लग सकती है, और हमने इसको पसंद किया था मंगलम टिम्बर को। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा है। मतलब एक हफ्ते का चार्ट देख लीजिए, मेरे ख्याल से डबल हो गया एक हफ्ते में। 17 रुपए से 35 रुपए है, जहां तक मुझे अच्छे से याद है। 7 दिन का चार्ट दिखाइए जरा। रोज बढ़ता है 20, 10, 3 सर्किट तो मैंने देखा है, मेरे ख्याल से ये चौथा है। 7 दिन में 70% आपको दिख रहा है। 70% इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो परसेंटेज में कम दिखेगा। अगर आप नीचे से देखेंगे तो मेरे ख्याल से 17 रुपए 20 रुपए के आसपास से चलकर ये 35 रुपए के आसपास हो गया है। जबरदस्त चार्ट है। अब चार्ट पे तो खरीदारी के संकेत ही आएंगे, फिर भी मैं एक बार पूछ लेता हूं, इतने मजबूत चार्ट तो डेफिनेटली, लेकिन किन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए? क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें अगर खरीदारी अब भी करनी हो तो? बताएं आशुतोष। जी अनिल जी, मैं समझता हूँ अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक बार ओवरबॉट जोन में आता हुआ नजर आ रहे हैं स्टॉक्स। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, 30 रुपए के आसपास वापस आएगा ये स्टॉक, तो वहां पे एक अच्छे की जा सकती है कि वहां पे एक बार दोबारा पोजीशन ली जा सकती है ऊपर की तरफ। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे होल्ड करें या फिर एग्जिट कर जाएं। ओके, चलिए तो कुछ मुनाफा वसूली कर लीजिए। एक अच्छी रैली देख ली जा चुकी है, अब यहाँ पर नई पोजीशंस तो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। 4%, लेकिन अनिल देखिए मजबूती के साथ टाटा कम्युनिकेशन एफएनओ में सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर बन गया है और इसके नतीजे आज आने वाले हैं।
विजय, कैसे रह सकते हैं नंबर्स और इस शेयर पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है यहाँ से भी इस स्टॉक में 10 से 15% तक की तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग कि नतीजे थोड़े से अच्छे रहने चाहिए और दे शुड पॉजिटिवली सरप्राइज द मार्केट्स और संभवतः ये आपको 500 की स्तर की ओर जाता भी दिखे। अरे टॉप 10 अगर आप देखें एफएनओ गेनर्स तो उसमें से 5 तो ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर ही हैं। ओएनजीसी, आईजीएल, केन, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये देखिए सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में विजय कोई शेयर आपको पसंद है? देखिए क्योंकि अब इनके नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि ओएमसीज के नंबर्स तो कम से कम अच्छे आएंगे। कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा लगता है? वन ऑफ द बेस्ट पिक्स आई हैव। बीपीसीएल बहुत अच्छा लगता है मेरे को एज कम्पेयर टू आईओसी एंड एचपीसीएल। तो 951 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे आए, सपोर्टिव आए, तो 1000 के पार ये स्टॉक जाता दिखेगा। 1000 के आसपास जा सकता है। नंबर्स तो इस बार बड़े तगड़े आने वाले हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि शायद रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, लाइफ टाइम प्रॉफिट मुनाफा इनका आता दिखे। जिस तरह की बातें हो रही है, एचपीवीपी, आईयूसी, तीनों की नंबर्स बहुत जबरदस्त आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत फोर्ज जिसकी हम बात कर भी रहे थे सुबह की, ये कमजोर होगा। कमजोर देखिए आप 1.5% के आसपास का नुकसान है। इन लेवल्स के आसपास क्या अभी भी शॉर्ट करना चाहिए भारत फोर्ज को? कितना नीचे और जा सकता है? सुब्रमण्यम साहब क्या राय रखते हैं आप अब इस वक्त इस शेयर पर? अनिल जी, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ 720 यहाँ पर बहुत ही अहम सपोर्ट है और ऑब्वियसली उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस लेवल पे एक शॉर्ट करना एक रिस्की बेट बन सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट एवरेजेस नॉर्मली मेंटेन करती है और हाँ हो सकता है कि एक नी जर्क रिएक्शन में और उस पर एक बार घुसे। तो मेरा मानना है कि शायद वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। फ्रेश शॉर्ट्स मेरा मानना है शायद न ले तो बेहतर रहेगा। मैंने जहां जहां देखिए आज टाटा वर्ड जुड़ा हुआ है वो सारे शेयर मजबूत हैं। हमने कुछ देर पहले बात करी टाटा कम्युनिकेशन की, जिसके आज नतीजे आने वाले हैं। टाटा मेटेलिक्स जो 20% के सर्किट पर लगा है, टाटा स्पॉन्ज, टाटा कॉफी तक देखिए जो है कल नहीं चल रहा था कमजोर नंबर्स के बाद, आज देखिए ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इवन टाइटन में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो टाटा ग्रुप के शेयर अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर नीचे बजिंग स्टॉक्स के नाम से ये सारे के सारे शेयर आ रहे हैं। ये बताइए मोमेंटम अगर खेलना हो आशुतोष तो किसमें जबरदस्त लिखता है? क्योंकि कल जिस तरह से खबर आई कि टाटा मेटेलिक्स का टाटा स्टील के साथ विलय नहीं होगा, बाजार तो उसको लेकर काफी उत्साहित है। कोई और शेयर जो आपको लगता हो चार्ट्स पर अच्छी तेजी दिखा सकता है इंट्राडे के दौरान? क्योंकि बाजार ने भी देखिए अब थोड़ा संभलना शुरू कर दिया है। आई थिंक काफी अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है टाटा स्पॉन्ज में, तो ये मेरी पिक रहेगी। टाटा स्पॉन्ज में एक वॉल्यूम के लिए प्ले किया जा सकता है। 615 पे एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ आई थिंक 630, 635 ये एक टारगेट रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक में एक्शन जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर तेजी मंदी की तरफ इसी वजह से खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर माहौल बनता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे आप देखिए वोल्टास नीचे आता हुआ दिख रहा है। 350 का हाई बनाने के बाद 10 रुपए नीचे आ गया, तो ऊपरी स्तरों पर 350 को क्रॉस होना मुश्किल। दरअसल डॉयचे बैंक एक ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस है जिसने कहा है कि नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ जो अर्निंग्स हैं उसको लेकर वो चिंतित है, क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी उन्होंने बेची 28 करोड़ रुपए की, उससे मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया। तो लग रहा है कि वो रिपोर्ट आज काम करती हुई दिख रही है। ऊपर खुला तो जरूर लेकिन टिक नहीं पा रहा। एक और ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में एक्चुअली मदरसन के लिए रिपोर्ट्स अच्छी थी लेकिन ये भी फिसल रहा है, पता नहीं है। कल अच्छी तेजी देखने को मिली। 2% नीचे ये भी हो गया। भारत फोर्ज 2% नीचे है। ये दोनों ही स्टॉक कमजोर होते दिख रहे हैं। इन दोनों के चार्ट्स में कहां पर अभी और मौका दिखता है? अगर मदरसन को शॉर्ट करना चाहिए या निचले स्टोर पर खरीदारी करनी चाहिए? भारत फोर्ज का तो 720 का टारगेट सुब्रमण्यम साहब दे रहे हैं। आशुतोष, मदरसन पर आपका क्या टारगेट है? जी मैं समझता हूँ एक बार 250 तक के टारगेट्स डाउन साइड पे देखे जा सकते हैं और करंट लेवल पे अगर यहाँ पे ट्रेड लेना हो तो 290 ये एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ 250 245 ये एक टारगेट रहेगा। ऑटो शेयरों में इतनी गिरावट क्यों? वजह कोई खबर आपको लग रही है जिसके चलते इतनी गिरावट देखने को मिल रही है? आप देखिए मारुति 2.5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 1.5%, टाटा मोटर्स के लिए तो चलिए बातें चल रही थी कि वो ब्लॉक हो सकता है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का, अब तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। टाटा मोटर्स भी लेकिन 1.25% नीचे है। M&M में 1% की गिरावट।
ये सारे के सारे शेयर पूरा पैक कमजोर है, क्या वजह लगती है? एक तो क्रैश टेस्ट को लेके जो खबर आई वो थोड़ा सा डैम्पनर है, क्योंकि ग्लोबली भी ये कंपनियां, मारुति काफी एक्सपोर्ट्स भी करती है, तो उसको लेकर हो सकता है थोड़ा सा नीजक रिएक्शन हो। बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 3800 के नीचे मैं स्टॉक को नहीं देखता और वापस से बहुत स्ट्रांगली इसको कम बैक करना चाहिए। अगर मानसून अच्छे रहे, मुझे लगता है कि मारुति निश्चित रूप से 4041 पर भी ट्रेड करता दिखेगा और संभवतः है, क्योंकि जो स्मॉल कार सेगमेंट है वो टियर 2-3 टाउन्स में इनका बहुत स्ट्रांग है, रूरल मार्केट्स में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है मारुति की, तो थोड़ा सा गिरावट हो सकता है, नीजक रिएक्शन हो, मार्केट भी थोड़ा वीक है, उसके चलते भी हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और हमने FIIs की कुछ सेलिंग भी देखी, तो हो सकता है कि कुछ फंड्स हों जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी कर रहे हो, जिन्होंने नीचे में मारुति लिया हो 3600 के लगभग। तो बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा गिरावट है यहाँ से। रियल एस्टेट शेयर कमजोर होते दिख रहे हैं अच्छे रनअप के बाद। आईबुल रियल, अच्छा आईबुल रियल में एक चीज में देखा था हेमंत, वो ये कि इतने दिनों के बाद कल वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया। जब तक वायदा कारोबार में थे शॉर्ट्स कट रहे थे और आज बाहर आते दिखे 1.25% नीचे हो गया, ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा। तो सुब्रमण्यम साहब से पूछते हैं क्या आईबुल रियल, DLF, HDI ये कुछ शॉर्ट करना चाहिए या निचले स्तर पर खरीदारी करेंगे, क्या ट्रेड होगा? अनिल जी, आई थिंक ये पूरे सेक्टर का ट्रेंड अभी बदल चुका है, क्योंकि पहले जो हम 1-1.5 साल पहले इसमें सबसे पहले शॉर्ट ढूंढते थे, आई थिंक अभी इसमें लॉन्ग ढूंढना आई थिंक स्टार्ट हो गया है। अगर हम HDL की बात करें या DLF या तो फिर IBL रियल एस्टेट, आई थिंक सब जबरदस्त तेजी पे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर प्रिफर्ड बेट अगर मेरा रहा है तो शायद एक HDL है, तो मेरा मानना है कि 80 और 85 इसके बीच में अच्छी खासी एक सपोर्ट बन रही है। तो आई थिंक मीडियम टू शॉर्ट टर्म में आई थिंक 90-95 तक जाने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक ओवरऑल जो भी संकेत मिल रहे हैं पूरे स्पेस से, आई थिंक एक तेजी का उलझान है और आई थिंक यहाँ पर मंदी शायद हो सके मुनाफा वसूली आ जाए, लेकिन कोई ऐसा एग्रेसिव शॉर्ट करना आई थिंक एक रिस्की बेट हो सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। और आप देखिए एक महीने में 60% से ज्यादा के रिटर्न्स इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का शेयर दे चुका है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है यहाँ पर लोग मुनाफा वसूली इस समय कर रहे होंगे। शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, ये राय हमारे एक्सपर्ट की। लेकिन वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। विजय जी, सुब्रमण्यम साहब, आशुतोष जी, आप सबका शुक्रिया समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बाजार पर नजर रखिए, करीब करीब 200 अंक नीचे सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ, निफ्टी में 53 अंक की गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स 1/4% गिरा है, तो ये एक सूचकांक है जो सबसे कम गिरा है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि यही बाजार को संभालने का काम कर रहा है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिए हरे निशान में इस समय कारोबार करता हुआ, गेल, HPCL, BPCL, IOC, ये तीनों, ऑयल इंडिया, ये सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ SBI हरे निशान में आए, ये इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो SBI में निचले स्तर से खरीदारी आती दिख रही है, ये एक बाजार के लिए अच्छा संकेत है। तो 7820 पे आज का एक चुपी लो देखा जाए, निफ्टी का क्या बना है, 7825 के नीचे गया है क्या? आज का लो निफ्टी में 7826 एग्जैक्टली। तो बस वही लेवल था जहाँ खरीदारी हम कह रहे थे कि 7820-25 वो रेंज है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, कम से कम शॉर्ट कवरिंग तो करनी चाहिए। और SBI थोड़े संकेत शॉर्ट कवरिंग के देता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव बसिन साहब। बसिन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते क्या उससे भी शायद ज्यादा हो गए, बाजार को डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, एक दिन ऊपर खुलता है दूसरे दिन नीचे खुलता है और दिन के दौरान चाल बदल लेता है। क्या लग रहा है सर, क्या यहां से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा या फिर नीचे फिसलेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल। अनिल, आपकी सही टिप्पणी है कि लास्ट 2 वीक्स हैव बीन वॉलेटाइल और उसका मेजर रीजन इज नॉट लोकल बट ये ग्लोबल जो उतार चढ़ाव है। आप देख रहे हैं डाउ में ऑलमोस्ट डेली 200 पॉइंट की उतार चढ़ाव आता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और हमने देख ली सूखे की चपट, देख ली पी नोट्स और मॉरिशस ट्रीटी का रीअलाइनमेंट देख लिया, रिजल्ट्स देख लिए, लेकिन इस हमारी बाजार की पीठ तोड़ना आसान नहीं है। तो 7750 पे बहुत स्ट्रांग बाइंग आ जाती है और 7950 पे रेजिस्टेंस है। हमें लगता है एक हफ्ता और ऐसा निकल जाएगा, लेकिन हम दावे से कह सकते हैं जून के पहले हफ्ते में 8200 का इंडेक्स निफ्टी का होना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कायम रखिए और जहां भी वीकनेस लगी अपने स्टॉक की सिलेक्शन रखिए, कन्विक्शन रखिए, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक तक हमें लगता है 8200 जरूर निफ्टी पे आएगा। वाह, तो एक
बेहतरीन बुलिश कॉल। जून के फर्स्ट वीक तक 8,200 का लेवल देखने को मिल सकता है। भसीन साहब काफी बुलिश मार्केट में। और भसीन साहब हम देख रहे हैं कि कई सेक्टर्स हैं जो रह रहकर अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। कल एजुकेशन शेयरों में खबरें आई तो वो बड़े, फुटवेयर शेयर, रियल एस्टेट शेयर, होटल शेयरों में तेजी थी। आज देखिए टाटा ग्रुप की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ये बताइए अगला सेक्टर कौन सा हो सकता है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, कहां पर नजर है आपकी? एनर्जी, ऑयल एंड गैस। आप देखिए कि ओएनजीसी डिस्पाइट क्रूड कमिंग टू $50 जो वहीं 210-12 में अटका हुआ है। हमें लगता है ओएनजीसी विल सिंगुलरली बी द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एनी अपसाइड ऑन क्रूड। तो ओएनजीसी, गेल, इंडिया, आईजीएल, इंद्रप्रस्था गैस और पेट्रोनेट ने बहुत अच्छे नंबर्स दिए, वॉल्यूम ग्रोथ देखिए। और हमें लगता है क्रूड और गैस में ये फेरबदल जो चल रहा है उनमें प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट और नाउ बेयर्स आर ट्रैप्ड ऑन द शॉर्ट साइड। तो हमें लगता है यहां से एक मोमेंटम या रुझान एनर्जी की तरफ से बहुत स्ट्रांग है। साथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनके रिजल्ट्स आपने अभी टिप्पणी की विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो ये सारा बास्केट जो है ये आउट परफॉर्म करेगा। और हमारा टॉप पिक वहां पे ओएनजीसी है। आप ही के चैनल पे 205 और 212 के बीच में हमने रिकमेंड किया था। हमें लगता है यहां से 20% अपसाइड इन चारों स्टॉक्स में मिल सकता है, ओएनजीसी, गेल, पेट्रोनेट एंड आईजीएल। गेल, पेट्रोनेट, एलएनजी और आईजीएल लग रही है यहाँ से 20% चले तो फिर निफ्टी को भी 8,200 का जो टारगेट भसीन साहब दे रहे हैं वो तो हासिल होगा पक्के तौर पर। सर ये खबर आप कैसे देख रहे हैं जो एसबीआई की आई है कि इनके जो 5 एसोसिएट बैंक है इनके साथ मर्ज किए जाएंगे? लग तो ये रहा था कि एसबीआई फिसलेगा, रिपोर्ट्स भी सारी नेगेटिव आई, ये तो देखिए उल्टा चल रहा है, हरे निशान में आ गया। अनिल बहुत पॉजिटिव है और ये आपको ये भी बता रहा है कि कितना पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड एसबीआई की चेयरमैन का है। उन्होंने ये वेट नहीं की कि रिजल्ट आएंगे और जो उनका क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होएगा। इनफैक्ट ये रीइंस्टेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएसयू बैंक्स का जो रीअलाइनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है। और साथ में आप ये लेके चलिए कि ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के रियल एस्टेट के एसेट्स जो टीयर 2 कैपिटल में यूज हो सकते हैं वो अटकली लगेगी, ट्रेजरी प्रॉफिट आएगा, सिनर्जीज ऑफ एनर्जी ऑफ ब्रांच नेटवर्क, सारा कुछ आई थिंक प्ले आउट करेगा। और ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक जो काफी टाइम से ऑन द कार्ड था, एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो आपको लगेगा 2 साल में 4 या 5 दिग्गज बैंक रह जाएंगे इन द कंट्री पीएसयू की बास्केट के नीचे और उनकी री रेटिंग इस कारण से एमिनेंट है। हाँ, अभी रिजल्ट की वजह से और बिकॉज ऑफ एनपीए की जो प्रोविजनिंग की नॉर्म्स है उनमें जो AQR की फेरबदल है उस कारण से थोड़ा प्रेशर रह सकता है। बट वी थिंक दिस इज द बॉटमिंग आउट साइकिल। यहां से एसबीआई का हमारा ईयर एंड 1 साल का टारगेट 250 का है और बाय ऑन एनी डिप्स है हमारे लिए ये स्टॉक। तो एसबीआई खरीदने की राय निकल कर आ रही है भसीन साहब की, बाय ऑन एनी डिप्स वो कह रहे हैं। ये बताइए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको क्या पसंद है? देखिए हेमंत, अब जो ब्रोकिंग हाउस, फॉरेन ब्रोकिंग हाउस जो अंडरवेट थे वो भी ओवरवेट हो गए, तभी ये मार्केट में फॉल ज्यादा आने का चांस नहीं है। अभी रिसेंटली एचएसबीसी ने इंडिया को भी ओवरवेट रेटिंग दे दी है। तो इस कारण से सबसे पहले जो पैसा आएगा वो प्राइवेट बैंक्स में आएगा और प्राइवेट बैंक्स में 2 दिग्गज बैंक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो येस और इंडसइंड बैंक। क्रेडिट ग्रोथ का बेस्ट बैरोमीटर ये बैंक्स माने जाएंगे। इन्होंने निम्स भी अच्छी दिखाई है और साथ में ट्रेजरी प्रॉफिट्स भी अच्छा है। हमें लगता है यहां से ये न्यू हाईएस्ट पे जा रहे हैं और ये यहां से 20% का और अपसाइड आपको इजीली 1200 का टारगेट आपको येस बैंक में दिखना चाहिए और 1500 का टारगेट इंडसइंड बैंक में। तो वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल और हमें लगता है कि जैसे जैसे क्रेडिट ग्रोथ आएगी और रेनफॉल और ओरॉप और 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनी बीइंग पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर आएगा, सेकेंड हाफ में आपको इनमें री रेटिंग और आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। ओके, तो ये है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर राय आपके लिए। ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के जो नतीजे आए हैं और उसके बाद स्टॉक पर मार पड़ती हुई दिख रही, खासतौर से भारत फोर्ज देखिए, मदरसन सुमी भी नंबर्स इतने खराब नहीं, उसके बावजूद भी गिर गया। सर कहीं कोई मौका दिखता है या फिर ये परफॉर्मेंस बता रही है कि थोड़ा दूर रहने में समझदारी है? कैसे ट्रेड किया जाए या निवेश किया जाए इन शेयरों में? हाँ अनिल, देखिए भारत फोर्ज तो एक ग्लोबल प्लेयर है और हमने देखा है फोर्जिंग इंडस्ट्री पे दबाव रहा है इन यूरोप, मेनली बिकॉज वोक्सवैगन की जो अटकलियां लगी थी उस कारण से देयर हैज बीन अ स्लम्प इन वॉल्यूम और इवन दो स्टील प्राइसेस हैव रिबाउंडेड शार्पली
द फोर्जिंग इंडस्ट्री फॉर कपल ऑफ क्वार्टर नीचे उस पर दबाव रहा है। लेकिन भारत फोर्ज एक बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक है, उस पर रुपये की आपको पॉजिटिव जो करेंसी का गेन्स है वो पॉजिटिव है, ग्लोबल रीच है। हमें लगता है ये आपको 700-715 के बीच में अगर मिलता हो, 1 साल का निवेश रखिए तो बहुत ही बढ़िया प्ले है। मदरसन सुमी जैसे अटकलियां लगी हुई थी कि वोक्सवैगन का जो उनका शेयर ऑफ बिजनेस है वो कम होएगा, वो अच्छा उन्होंने दिखाया है। मार्जिन हैव एक्सपेंडेड टू एन ऑल टाइम हाई और हमें नहीं लगता ये मार्जिन सस्टेनेबल है, लेकिन 250 से जो ये इसने 20% की अपसाइड दी है वो बहुत इंप्रेसिव है। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक सहरना चाहिए मार्केट को। हमारा टॉप पिक यहाँ पे एक शेयर है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ये भी ऑटो इंसिलरीज में है। 2 व्हीलर मार्केट में ये इसका केबल मार्केट में ऑलमोस्ट 65% मार्केट शेयर है, इसका भाव अराउंड 150 है। ये बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस देगा आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर में। तो हमारा ओवरवेट सुप्रजीत है विद अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 250। बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी सुप्रजीत, यहां पर निवेश करने की राय भसीन साहब की निकल कर आ रही है। लेकिन भसीन साहब देखिए, आज मारुति का शेयर काफी कमजोरी दिखा रहा है और मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा हूं विदेशी मीडिया एजेंसीज पर, वो ये कह रही हैं कि सुजुकी के शेयर में 15% की गिरावट देखने को मिल रही है टोक्यो एक्सचेंज में, क्योंकि कुछ फ्यूल टेस्टिंग नियमों में गड़बड़ी पाई गई है और उसका असर आज भारत में लिस्टेड इस मारुति सुजुकी में देखने को मिल रहा है। ऑटो कंपनियों में मारुति आपको कैसा लगता है और इन खबरों के चलते अब क्या व्यू बन रहा है आपका? हाँ, देखिए हेमंत, हमें लगता है मारुति ने वो 34,500-3500 में बॉटम बना लिया था और हमें लगता है ये 39 और 4000 के बीच में बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगी। बिकॉज येन डॉलर की जो इक्वेशन है, इसकी जो इंपोर्ट्स इन येन डोमिनेटेड, उस पर दबाव है और साथ में जबकि रिजल्ट्स मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे थे, हमें लगता है इस क्वार्टर में उस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ शायद ना आए। और थर्डली जो आपने अभी जिक्र किया है कि थोड़ी अटकली ऑन सुजुकी एज अ पेरेंट कंपनी के कुछ नॉर्म्स पे पड़ी है, उसका फेर बदल असर है। तो हमें लगता है मारुति पे यहाँ 3900 टू 3950 पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 36,500-3700 का अगर भाव आपको मिले तो निवेश कीजिए, क्योंकि सेकेंड हाफ में मारुति विल बी द लार्जेस्ट गेनर, बिकॉज जो ये एनसीआर में डीजल और पेट्रोल में फेयर बदल लगा है, मारुति विल बी द फास्टेस्ट ऑफ द ब्लॉक और उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम गेन इन द सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स इसमें दिखना चाहिए। तो हमारे पे एक बाय ऑन डिप्स की सजेशन है, लेकिन क्लोजर टू 3650-3700 जहां हमें कंफर्ट ऑफ प्राइस और अर्निंग्स भी दिखते हैं। एविएशन शेयरों पर आप क्या राय रखते हैं सर? खबरें आ रही है कि शायद आज कैबिनेट की बैठक में सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी मिले, हालांकि एजेंडा में नहीं है, ये भी समझा जाएगा। तो ठीक है, जब भी होना होगा तब होगा कि 5/20 का वो रूल हटाने की बात कही जा रही है। ये बताएं सर कि एविएशन स्टॉक्स खरीदे जाएं या इन लेवल्स पर इतने रनअप के बाद अब चूंकि क्रूड महंगा हो गया है तो फिर थोड़ा रुक जाने में समझदारी, कैसे ट्रेड करें? नहीं अनिल, हम इस सेक्टर पे अंडरवेट है, हमने रेकमेंड ही नहीं किया। एज ट्रेडिंग पिक्स यू कैन हैव मंथली रैलीज, लेकिन जैसे आपने सबसे बड़ी बात की, क्रूड जो एक टेलविंड था अब हेडविंड है और हमें पता है रेगुलेटरी प्रोसेसेस में इसमें अटकलियां आती रहती हैं। तो हमारे लिए एविएशन इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, हमारे लिए एविएशन इज अ शॉर्ट टर्म प्ले जो प्राइस परफॉर्मेंस पे आपको ट्रेडिंग कॉल दे सकते हैं। इसके अलावा जिसमें क्योंकि क्रूड एक हमारे लिए पॉजिटिव है और हमें लगता है क्रूड बाय द एंड ऑफ द ईयर शुड बी हायर फ्रॉम हियर, तो हमारे लिए और बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं जहां विजिबिलिटी और गवर्नमेंट रेगुलेशन इतनी फेरबदल नहीं है, विच वी रादर स्टिक टू। तो एविएशन फॉर अस इज एन अवॉइड। तो जो कच्चा तेल दौड़ रहा है और आप देखिए अनिल, फरवरी लो से 80% की रैली ये दिखा चुका है और वैसे भी अगर ये 5/20 खत्म होता है और 0/20 आता है तो जेट के लिए तो थोड़ी मुश्किल की बात हो सकती है। तो देखना होगा आज सरकार क्या फैसले लेती है और इस बार फैसला लिया जाता है या फिर हर बार की तरह अगली बार के लिए टल जाता है, तो इसके ऊपर भी नजर आज बनी रहेगी। हालांकि स्पाइस जेट के नंबर्स कल आने वाले हैं, देखना होगा ये नतीजे किस तरह के आते हैं। एक्सपेक्टेशंस ये कि स्पाइस जेट के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इस बार तो। लेकिन सर आपने जो बहुत बड़ी बात कही वो कच्चे तेल को लेकर है। मैं एक ट्वीट देख रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ये ट्वीट आया था, वो ये कह रहे हैं कि ये भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। अब कच्चा तेल जिस तरह से ऊपर जा रहा है,
आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि भारत को तो काफी फायदा हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में कच्चे तेल में जिस तरह से नरमी देखने को मिली है। हाँ हेमंत, देखिए ये तो वाद विवाद की बात है। $30 पे इंडिया के लिए सबसे अच्छा तेल था, लेकिन फिर भी आप 6900 निफ्टी पे आ गए। उस समय आपने कहा था कि तेल अगर नीचे जाता है तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन करेगी। तो हमारे लिए $50 बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे रिजर्व्स पे उतना डेंट नहीं होता। इनफैक्ट हमारे सरकार के लिए एक चुनौती होगी कि अब सो के उठें और रिफॉर्म्स पे और दबाव डालिए, क्योंकि तेल जो आपके लिए एक पॉजिटिव था ऑन द फॉल, वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक कर रहा था, वो शायद आगे के लिए ना करे। तो आप में और सुझाव करना चाहिए और टू गेट द इकोनॉमी गोइंग विदाउट ऑयल बीइंग अ पॉजिटिव। तो हमारे लिए ऑयल एट $50 इज इंडिकेटिंग कि ग्लोबल ग्रोथ वापस आ रही है। और इसीलिए हमने आपको जो कहा हुआ है कि 2017 में ग्लोबली एक रैली आएगी जो निफ्टी में जहां आउट परफॉर्मेंस आएगी। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एंड तक 11,500 निफ्टी इज डेफिनेटली ऑन, बिकॉज क्रूड में जो पुल बैक आएगा, जो एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं उनके ऊपर वापस कैश ऑन बैलेंस शीट आएगा एंड सो ऑन। तो ये तो लंबी टिप्पणी मैं कर सकता हूं, बट आई एम सेइंग कि क्रूड कमिंग बैक टू 50 इज वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिया के लिए भी और ग्लोबली। तो ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव मत लीजिए। वी वांट इन्फ्लेशन टू राइज स्लाइटली, वी ऑल्सो वांट बॉन्ड यील्ड्स टू गो अप, जो क्रेडिट ग्रोथ दिखाएंगे। इस कारण से हमारे लिए $50 बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है। लेकिन मारुति के लिए एक और बड़ी सेंटीमेंट खराब करने वाली खबर वो ये कि सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का स्टॉक 15%। हालांकि कहा जा रहा है कि टेस्टिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की रिपोर्ट है और इन रिपोर्ट्स के चलते हुए सुजुकी के शेयर की पिटाई वहां पर होती हुई दिख रही है। जब हमने अनिल ये बात स्पॉट करी थी कुछ देर पहले, जब हसीन साहब से पूछ रहे थे तब 90 रुपए नीचे था ये शेयर। अब आप देखिए 132 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर यही बन गया। और बिल्कुल आज सुबह से हम कह रहे थे ऑटो शेयरों में सावधान रहिए, सबसे ज्यादा ये सेक्टर गिरने की तैयारी में है। देखिए आज टॉप लूजर में क्या है, मारुति, हीरो, टाटा मोटर, ये 3 बड़े लूजर है निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में। सबसे आगे महिंद्रा चौथा शामिल हो गया इसमें। तो चारों स्टॉक टॉप लूजर ऑटो स्टॉक है आज निफ्टी में। तो यहीं से भारी भरकम दबाव बनता हुआ दिख रहा है। और साथ ही मदरसन, सुमी और भारत फोर्ज जैसे शेयर भी दबाव बना रहे हैं। वायदा कारोबार में टॉप लूजर में तमाम ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री शेयर ही शामिल है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात इस वक्त होती दिख रही है। और जापान के मैं कुछ बयान पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वहां पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है मारुति से कि जांच करें कि ऐसा क्यों पाया गया है। तो ये हैंगओवर लगता है रहने वाला है। और आप देखिए इस साल सुजुकी का शेयर करीब 33% तक गिरावट दिखा चुका है हाई से। बहरहाल आज ये खराब खबर आती हुई जिसके चलते आप देखिए दबाव देखने को मिल रहा है मारुति सुजुकी के शेयर में। 3.5% की जोरदार गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। सर डरना चाहिए मारुति के स्टॉक में, सुजुकी में जिस तरह की गिरावट हो रही है? भसीन साहब क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए अनिल, पहली बात तो पूरी चीज आपके हमारे पे खुल के आएगी नहीं। ये एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो ज्यादातर जापानीज में विच इज अफेक्टिंग द जापानीज स्टॉक एंड द कंपनी। हमें पूरा इसका रेटरिक पढ़ना पड़ेगा, क्या डिटेल्स हैं। हाँ डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि सुजुकी फॉरवर्ड का शेयर है, मारुति यहाँ पे भी आपको पता है वायदा कारोबार में है। और जैसे आपने अभी कहा कि 3 टॉप लूजर्स आर द 3 बेस्ट डिफेंसिव, जो कभी इतना जल्दी नहीं घटते, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी और टाटा मोटर। तो वॉलेटिलिटी है और हमें लगता है किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बास्केट सेलिंग होगी जहां ऑटोज से एक बारी के लिए प्रॉफिट बुक किया है। हमने जैसे आपके यहाँ टिप्पणी की है 36,3700 में कंफर्ट मिलता है और हम वी विल वेट फॉर मोर न्यूज टू कम, क्या उसका इम्पैक्ट मारुति पे लोकली होएगा। बट जैसे मैंने कहा सेंटिमेंट वीक है, प्लस हमें पता है फेड की मीट भी है। देयर इज नाउ 40-60 चांस के फेड शायद जून में, ये एक रूमर निकल के आया है, अटकली लगेगी कि फेड शायद रेट हाइक ना कर दे। इस कारण से हमने देखा ग्लोबली एक ट्रेंड वीकनेस का है और इंडिया उसमें पार्ट ले रहा है। लेकिन हमारे लिए ये व्यू यही है कि वी थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। चलिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। और एक बार फिर से बता दूं भसीन साहब का जो टारगेट है जून फर्स्ट वीक का वो है 8,200 का निफ्टी का। तो अच्छे मौके दे रहा है बाजार, इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए और कई खराब खबरों को आसानी से भारतीय बाजारों ने पचा लिया है। शुक्रिया भसीन साहब। अब ऐसे कमजोर बाजार में इस समय कॉन्फिडेंस भरने के लिए और इन बुलिश बातों के लिए धन्यवाद आपका आज समय निकालने के लिए और सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए। और मोदी सरकार को सत्ता संभाले 2 साल पूरे हो चुके हैं।
इस सरकार से बाजार को बड़ी उम्मीदें थी। पिछले 2 सालों में उम्मीद पर कितनी खरी उतरी है सरकार, ये जानने के लिए हमने बात की बाजार के 3 जाने माने दिग्गज रामदेव अग्रवाल, रमेश दमानी और मधु केला से। आइए देखते हैं उसका एक अंश। रामदेव अग्रवाल साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए। ये बताएं सर कि 2 सालों में सबसे बड़ा काम क्या किया मोदी जी? जो आशा थी, मतलब एक जो निराशा का भावना था जो 2 साल पहले, तो उनके आने के पहले ही से थोड़ा होपफुल मूड बनना चालू हो गया था। लेकिन अब जो है 2 साल के बाद ऐसा लगता है कि देयर इज अ गवर्नमेंट, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, सरकार आगे बढ़ रही है। जो भी उनके डिफिकल्टीज हैं वो भी सब डिफिकल्टी को वो दे फेस इट एंड दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे पार्लियामेंट कंप्लीटली पैरालिसिस था, नाउ राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा बोथ आर प्रोड्यूसिंग टू द फुलेस्ट कैपेसिटी। वन इज 100% कैपेसिटी, अदर इज 80% कैपेसिटी। तो ऐसा मतलब बहुत बदलाव आया है। तो एक अलग सा एक माहौल है कि ये देश चलता है, ये सरकार चलती है। ये एक माहौल 2 साल पक्का बना है। दमानी जी, आप क्या कहेंगे पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की? आप जानते हैं जैसे थोड़ा एक सिनिसिज्म बैठ गया था इंडिया में कि जब चलता रहेगा, जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहेगा, कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। मेरे हिसाब से एक इंग्लिश में कहावत है, समटाइम्स यू लूज द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। दिन दिन के प्रॉब्लम देखते हुए अपन बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से जो मोदी सरकार ने बहुत शांति के साथ और बहुत सहज होकर किया है, जो भ्रष्टाचार और रेड टेपिज्म जो अटैक किया है, आई थिंक दैट बेनिफिट वी आर नाउ बिगिनिंग टू सी। आप देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेशन किया, कैपिटल गेन्स को नोटिफाई कर दिया, spectrum and coal sharing was done in a very transparent manner, and now this double tax avoidance treaty which was done with Mauritius, I think is so transparent, it will reduce litigation, reduce corruption. I think this fight is now being obvious that हर जगह जहां भी उनको मौका मिला है, they have streamlined it, made it transparent, and I think the benefits of that will be felt over the next 3 years to the Indian public. I think that's the single biggest achievement in the last 2 years of the Modi government. मधु सर, काफी लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी बाजार और इकोनॉमी के हालात सुधरे हैं उसमें ज्यादा योगदान शायद ग्लोबल मार्केट्स के सुधरने का या क्रूड के नीचे गिरने की वजह से हुआ हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में वाकई में सरकार की तरफ से कुछ बड़े काम हुए हैं? यदि हाँ तो क्या? अगर आप देखिए ना, तो पूरा जो एक सिस्टम है जिसमें जंक लग गया था, मैं बोलूंगा पूरा सिस्टम क्लीन अप हो रहा है। और इस बार जो है ना, ये लोग पॉलिसी लेवल पे, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल बिजनेस पीपल और फॉर इंडिविजुअल्स, वो पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट को क्लीन अप किया जा रहा है। जैसे आप देखिए, सपोजिंग रोड सेक्टर है, कितना बेहतरीन काम किया है सरकार ने। 3 किलोमीटर की रोड नहीं बन रही थी, अभी अपन 20 किलोमीटर के आगे की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, रोड में पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, पावर सेक्टर में पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, कोल सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए, रेलवे में 8-9 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की बात हो रही है अगले 5 साल के अंदर, वहां से रिसोर्स कैसे मोबिलाइज करना है, इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए। पर क्या है ना, वी आर कंफ्यूजिंग इकोनॉमी विथ मार्केट्स। ये सब कुछ हो सकता है इमीडिएटली मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट अर्निंग जैसे अभी लास्ट क्वार्टर में आपने देखा, जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट चालू होगा तो ये जो माहौल बन गया था एक सिनिसिज्म का, मेरे हिसाब से काफी हद तक के अगले 12 महीने के अंदर वील हैव अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। और बाजार ने की एक कमजोर शुरुआत और 7,825 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी की। इंटरेस्टिंग रहा आला शुरुआती पौन घंटा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे सौदा आपका में। नमस्कार।